नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। हाल ही में भारत फ्रांस ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गगनयान कार्यक्रम एक स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। ये वर्ष 2022 तक कम से कम 7 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के उद्देश्य पर केंद्रित है। आपको बता दें कि वर्ष 2022 भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। ये मिशन भारतीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम का एक भाग है। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए रूस के ग्लाव कॉस्मोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से मिशन में देरी हुई है। अब इसरो ने फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES को गगनयान मिशन की तैयारी में मदद करने का आमंत्रण दिया है। आइए अब समझौते की विशेषताएं जानते हैं। CNES प्रमाणित अभियानों पर एक वैज्ञानिक प्रयोग योजना के कार्यान्वयन का समर्थन करेगी। खाद्य पैकेजिंग और पोषण कार्यक्रम पर सूचना का विनिमय किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा फ्रांसीसी उपकरणों, उपभोग करने वाली सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। यदि मिशन के महत्व की बात की जाए तो भारत सफलतापूर्वक 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजता है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र होगा। यदि गगनयान मिशन सफल होता है तो अन्य स्पेस फ्लाइट मिशन के साथ भी प्रयोग करने के अन्य विकल्प उपलब्ध होंगे। ये मिशन स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भारत की महत्वाकांक्षा को भी बढ़ावा देगा। अगली खबर लैंगिक समानता से संबंधित है। भारत ने महिलाओं के साथ होने वाली लैंगिक हिंसा के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। भारत ने सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक हिंसा में संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध प्रणालियों को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। सुरक्षा परिषद द्वारा आरोपित प्रतिबंधों में प्रवर्तन विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो सशस्त्र बल के उपयोग को शामिल नहीं करती है। आइए अब भारत द्वारा दिए गए सुझावों को भी जानते हैं। स्वतः प्रेरित अपराध के रूप में लैंगिक हिंसा के प्रभावी अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक व्यापक कानूनी ढांचा होना चाहिए। शांति अभियानों में लैंगिकता आधारित दृष्टिकोण का मुख्य धारा में होना और शांति व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना आवश्यक है। केवल पिछले वर्ष में ही 18 देशों में संघर्ष संबंधी लैंगिक हिंसा के संयुक्त राष्ट्र द्वारा सत्यापित 2500 मामले दर्ज किए गए थे। सामाजिक लांछन, असुरक्षा, प्रतिहिंसा का भय और सेवाओं की कमी की वजह से युद्धकाल के दौरान लैंगिक हिंसा संबंधी मामलों की बेहद कम सूचनाएं ही प्राप्त होती हैं। दरअसल कोविड-19 ने इसे और गंभीर बना दिया है। आइए अब जानते हैं कि लैंगिक हिंसा को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। यूएनएससी के प्रस्ताव 1325 ने संघर्ष की रोकथाम और निपटान, शांति वार्ताओं आदि में महिलाओं की भूमिका की पुष्टि की है। यूएनएससी प्रस्ताव 1820 ने पहली बार संघर्ष संबंधी लैंगिक हिंसा को युद्ध रणनीति के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय शांति के समक्ष एक गंभीर खतरे के रूप में चिन्हित किया है। भारत ने वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत लाइबेरिया में पूर्णतः महिला सदस्यों से युक्त पहला फॉर्म्ड पुलिस यूनिट सैन्य दल भेजा था। अगली खबर दूरसंचार स्पेक्ट्रम से संबंधित है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी एनसीलेट ने स्पष्ट किया है कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC के अंतर्गत कार्यवाही के अधीन लाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष इस मुद्दे पर निर्णय लेने को कहा था कि क्या उधारदाताओं को एयरसेल के स्पेक्ट्रम को विक्रय करने का अधिकार है जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है। एनसीलेट के आदेश में क्या निर्दिष्ट किया गया है, आइए आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है कि स्पेक्ट्रम दूरसंचार कंपनी की एक अमूर्त संपत्ति है और इसे IBC के तहत दिवालिया या परिसमापन कार्यवाही के अधीन लाया जा सकता है। हालांकि दूरसंचार कंपनियों को केवल स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए उन्हें स्पेक्ट्रम का स्वामी नहीं कहा गया है। दूरसंचार कंपनियों द्वारा देय लाइसेंस शुल्क और अस्थगित स्पेक्ट्रम प्रभार परिचालन बकाया की श्रेणी में आएंगे और दूरसंचार विभाग को परिचालन लेनदार माना जाएगा। स्पेक्ट्रम को केवल एक दूरसंचार कंपनी से
दूसरी को विक्रय या हस्तांतरित किया जा सकता है, हालांकि उस संपत्ति के संबंध में सरकार को दिए जाने वाला बकाया शेष न हो। स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय रेडियो आवृत्तियों की एक श्रृंखला है जिसका उपयोग ध्वनि, डेटा और छवियों के प्रसारण के लिए किया जाता है। ये एक संप्रभु अधिकार है और स्पेक्ट्रम का वितरण राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना द्वारा शासित है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 76.1% विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील 5,183 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यकता की तुलना में 76.1% विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में कुल 63.3% रिक्तियां मौजूद हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एलोपैथिक चिकित्सकों के संदर्भ में उपलब्ध चिकित्सकों की तुलना में मौजूदा अवसंरचना के लिए कुल आवश्यक चिकित्सकों के सापेक्ष 6.8% की कमी है। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार के लिए किए गए उपायों की बात करें तो बजट 2021-22 में घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत मौजूदा उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को परिवर्तित करके 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण आबादी के लिए सुलभ, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। आइए अब बात करते हैं पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई। ये UNFPA द्वारा जारी की जाने वाली एक प्रमुख रिपोर्ट है। इसका शीर्षक है माई बॉडी इज माई ओन, यानी मेरा शरीर मेरा है। ये संयुक्त राष्ट्र की प्रथम रिपोर्ट है जिसने शारीरिक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया है। शारीरिक स्वायत्तता को हिंसा के भय या किसी अन्य के द्वारा आपके शरीर के बारे में निर्णय लेने की बजाय स्वयं निर्णय लेने की शक्ति और कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। रिपोर्ट के मुताबिक केवल 55% महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा, गर्भ निरोधक और लैंगिक संबंधों के लिए हाँ या ना का विकल्प चुनने का पूर्ण अधिकार है। लड़कियां या महिलाएं अक्सर इस तथ्य से अनजान होती हैं कि उनके पास ना कहने का अधिकार है। उदाहरण के लिए भारत में नवविवाहित महिलाओं द्वारा अपने प्रथम लैंगिक संबंध को बलपूर्वक बनाए गए संबंध के रूप में उल्लेखित करने की संभावना कम होती है। जननांग विकृति, बलपूर्वक विवाह और बाल विवाह जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाएं महिलाओं को एक स्वतंत्र एवं सूचित विकल्प के चयन से वंचित करती हैं। शारीरिक स्वायत्तता के बारे में रिपोर्ट में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे अधिक साक्षर महिलाओं के गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निर्णय लेने तथा लैंगिक संबंध स्थापित करने के लिए ना कहने में सक्षम होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। स्वायत्तता को समर्थन और संचार अभियानों के माध्यम से बदलते मानदंडों और नवीन अवसरों की आवश्यकता होती है। लैंगिक अनुक्रियाशीलता के लिए कानूनों की समीक्षा और उनका मानवाधिकार मानकों के साथ संरेखण करना आवश्यक है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लैंगिक समानता के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। UNFPA संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। इसका मिशन एक ऐसे विश्व का सृजन करना है जहाँ प्रत्येक गर्भावस्था इच्छानुरूप हो, प्रत्येक प्रसव सुरक्षित हो और प्रत्येक युवा युवती की क्षमता को परिपूर्ण किया जाए। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 यानी रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0, इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है। RRA 2.0 विनियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जहां भी संभव हो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करके विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करेगा। प्रथम RRA 1 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 1999 में गठित किया गया था। इसकी अनुशंसाओं ने मास्टर सर्कुलर जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग के बोझ को कम करने का मार्ग प्रशस्त किया था।
राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद NSAC वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने NSAC की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। इसकी स्थापना उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा की गई थी। ये देश में नवाचार और स्टार्टअप्स के पोषण के लिए एक मजबूत तंत्र का निर्माण करने के लिए सरकार को आवश्यक उपायों पर परामर्श देने के लिए अधिदेशित है। इसके पदेन और गैर सरकारी दोनों सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। इस परिषद के सदस्यों में संबद्ध मंत्रालयों या विभागों से संबंधित सदस्य और सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक आदि शामिल होते हैं। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज दोनों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज का उद्देश्य स्मार्ट शहरों को एक स्वस्थ, सुरक्षित और सतत खाद्य परिवेश का समर्थन करने वाली योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। ईट राइट इंडिया के तहत विभिन्न पहलों को अपनाने और प्रोत्साहित करने के शहरों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के लिए शहरों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का सृजन करना है। ये सभी स्मार्ट सिटीज मिशन शहरों, राज्यों या संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए उपलब्ध है। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल डिजिटल इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य शहरों, नागरिक समूहों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाकर ऐसे समाधान विकसित करना है जिनसे सभी नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार किया जा सके। इसे इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के सहयोग से आरंभ किया गया था। मानस ऐप भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने विभिन्न आयु समूहों में नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप का शुभारंभ किया। मानस का अर्थ है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। मानस एक व्यापक, मापनीय और राष्ट्रीय डिजिटल कल्याण मंच तथा एक ऐप है। मानस ऐप विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयासों को एकीकृत करता है। इसे विभिन्न राष्ट्रीय निकायों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित या अनुसंधान कर वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर तैयार किया गया था। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा संपादित एक अध्ययन में ये पाया गया कि पिछले वर्ष कोविड-19 के प्रकोप के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को उनके विरुद्ध घृणा और पूर्वाग्रहों से प्रेरित कृत्यों का सामना करना पड़ा। ICSSR की स्थापना वर्ष 1969 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना और इसके उपयोगकर्ताओं को परामर्श प्रदान करना। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, छात्रवृत्ति और फेलोशिप कार्यक्रम और परियोजनाओं को प्रायोजित करना तथा संस्थानों और व्यक्तियों को अनुदान प्रदान करना आदि कार्य हैं। नीति आयोग द्वारा इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड IED का संस्करण 2.0 जारी किया गया। ये देश के लिए ऊर्जा संबंधी डेटा तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करने वाला एक प्रयास है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोयला नियंत्रक संगठन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए ऊर्जा डेटा को इस डैशबोर्ड में संकलित किया गया है। नीति आयोग ने मई 2017 में इसका संस्करण 1.0 लॉन्च किया था। ये डेटा को सरल और अधिक सहज तरीके से सुविधाजनक स्प्रेडशीट प्रारूपों में आसानी से डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है। खगोलविदों ने गामा किरण का उत्सर्जन कर रही सर्वाधिक दूर स्थित एक सक्रिय आकाशगंगा की खोज की। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के खगोलविदों को एक विशिष्ट पिंड मिला है जो उच्च रेडशिफ्ट में स्थित उच्च ऊर्जा युक्त गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। उन्होंने इसकी पहचान एक गामा किरण उत्सर्जित करने वाली नैरो लाइट सेफर्ड 1 नामक आकाशगंगा के रूप में की है, जो अंतरिक्ष में एक दुर्लभ इकाई है। वर्ष 1929 में एडविन हबल ने ये अवलोकन किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और अन्य आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। इन आकाश गंगाओं से निकलने वाला प्रकाश दीर्घ तरंग दैर्घ्य में परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ है रेडर यानी रेड शिफ्ट। वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक ब्रह्मांड को समझने के लिए ऐसी रेड शिफ्ट आकाश गंगाओं का पता लगाने का प्रयास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विचारक, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे।
वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वे दलितों, अछूतों और महिलाओं के अधिकारों के लिए दृढ़तापूर्वक संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी साहित्यिक कृतियां हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, थॉट्स ऑन पाकिस्तान आदि। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।